गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ दीपक कुमावत। तो जैसा कि हम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रिवर्स एंड एस कर्व और सर्पेंटाइल कर्व के बारे में कि वो किस तरीके से बनाया जाता है और किस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया जाता है, कहाँ उसका उपयोग किया जाता है, किस कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसके। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था पिछली बार, जो है रिवर्स और एस कर्व सर्पेंटाइल कर्व का स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो है उसी उसी क्रम में हम नया कर्व जो पढ़ने वाले हैं वो कंपाउंड या मिक्स कर्व का पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमें पता था कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमारी जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि कर्व क्या होता है, कितने प्रकार के सब डिवीजन होते हैं। और हम हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ते जा रहे थे। और हॉरिजॉन्टल कर्व में जो है तीन मेन इंपॉर्टेंट कर्व थे। उसमें सिंपल सर्कुलर कर्व था, उसके बारे में हमने जाना था कि इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं। उसके बाद हमने जाना था सेकंड कर्व के बारे में, एस कर्व के बारे में कि एस कर्व क्यों बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया जाता है। उसी दिशा निर्देश में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं आज कंपाउंड कर्व कि कंपाउंड कर्व जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से कहाँ यूज में लिया जाता है। तो देखिए, जैसा कि कंपाउंड कर्व की डेफिनेशन है कि टू सिंपल सर्कुलर कर्व को मिलाकर जो कर्व बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, सिंपल सर्कुलर कर्व कहलाता है। मेन ये है कि हमारे जितने भी कर्व बनाए जाते हैं वो सिंपल सर्कुलर कर्व को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो जब दो सिंपल सर्कुलर कर्व मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, कंपाउंड कर्व बनाते हैं। लेकिन उनमें कंडीशंस क्या होती है, इनमें कंडीशन ये होती है कि इनकी जो कॉन्वेक्सिटी जो होती है वो एक होती है। देखिए, एस कर्व के अंदर जो कॉन्वेक्सिटी थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। एक हाफ जो सर्कुलर सिंपल सर्कुलर बन रहा था उसकी कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड पोर्शन में थी, हाफ सर्कुलर कर्व की जो कॉन्वेक्सिटी थी वो अपर पोर्शन में थी। इसी प्रकार से जो हमारा जो कंपाउंड कर्व जो होता है उसकी जो कॉन्वेक्सिटी जो होती है वो क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। इस प्रकार जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हम अभी स्टडी करेंगे कि डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ किया गया है। तो हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि जो कंपाउंड कर्व के अंदर जो कर्व यूज में लिए जाते हैं तो सिंपल सर्कुलर कर्व उनकी कॉन्वेक्सिटी एक ही डायरेक्शन में होती है। उसके बाद हमारी जो एस कर्व जो था उनके अंदर रेडियस जो थी वो एक समान थी। यहाँ R1 हमने ली थी, यहाँ R2 हमने ली थी। दोनों के कॉन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग हमने R1 R2 लिया था। जो रेडियस थी वो एक थी। लेकिन इस जो कंपाउंड कर्व जो होता है उनमें रेडियस एक नहीं होती है। ये इसकी सेकंड कंडीशन हो गई। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसा कौन सा कर्व जो होता है जिनमें रेडियस एक नहीं होती है सिंपल सर्कुलर कर्व की, या जिनकी कॉन्वेक्सिटी जो होती है वो सेम पोजीशन में सेम डायरेक्शन में होती है। तो इस प्रकार से काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाती है और हमारी कंपटीशन पॉइंट व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व है। तो अब इसकी स्टडी कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है। कि देखिए, हमने क्या किया कि एक सिंपल सर्कुलर कर्व हमारे को जो है एक रोड डिजाइन करना था। तो हम एक रोड डिजाइन करते हुए जा रहे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से सिंपल सर्कुलर, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से मैंने एक सिंपल सर्कुलर कर्व पॉइंट ए से बनाना स्टार्ट किया। और हमने बढ़ाते बढ़ाते हम इस पॉइंट एम पर पहुँचे। एम पे पहुँचने के बाद हमको लगा कि यहाँ ये वाला जो एरिया जो है ये कोई आबादी क्षेत्र है, या फिर ये कोई ऐसा क्षेत्र है जो डेवलप होने वाला है नए नए तरीके से, या कुछ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे फील्ड में कि हम जो है इस एरिया को छोड़ते हुए ही हमको क्या करना है, ये जो रोड डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमको इस एरिया को छोड़ते हुए बनाना है। तो हमने क्या किया, जो हमने यहाँ से जो सिंपल सर्कुलर कर्व ड्रॉ किया वो इस प्रकार से है। ये जानी किस तरीके से चाहिए थी, ये इस तरीके से जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन किसी वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई हमारी फील्ड में, तो हमने क्या किया, इस कर्व को या तो आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, या फिर नीचे से ला सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि आबादी वाला क्षेत्र है तो आबादी वाले क्षेत्र को या तो पूरा क्रॉस करके हम इस कर्व को डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आबादी वाले क्षेत्र के आगे से इसको निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस कर्व की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये कर्व को इस तरीके से आगे जाके इस तरह बना दिया। तो इससे क्या हो गया, इसकी रेडियस कुछ अलग हो गई और इसकी रेडियस कुछ अलग हो गई, क्योंकि ये कर्व जो है वो छोटा बना है और ये कर्व जो है वो थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा बना है। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने दो सिंपल सर्कुलर कर्व डिजाइन किए, इनको मिक्स किया तो हमारा कंपाउंड कर्व बना। और इनकी जो कॉन्वेक्सिटी है, देखो दोनों, ये अपवर्ड पोर्शन में भी ये बन रहा है तो इसकी कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड पोर्शन में होगी, ये भी अपवर्ड पोर्शन में बन रहा है तो इसकी कॉन्वेक्सिटी भी डाउनवर्ड पोर्शन में होगी। तो इनकी कॉन्वेक्सिटी तो सेम होगी लेकिन इनकी रेडियस जो है वो चेंज हो जाएगी। देखिए, ये थोड़ा छोटा कर्व है, या इसकी जो ये कर्व जो है उसकी डिस्टेंस या लेंथ जो है वो कम है, ये इसलिए हमने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ये कर्व, तो ये हमारा इसके लिए रेयर टेंजेंट हो गया और ये हमारी फॉरवर्ड टेंजेंट हो गई। रेयर टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट जहाँ मिलती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है, आपको पता है, जैसे मैंने आपको काफ़ी काफ़ी बताया है। और यहाँ से जो रेयर टेंजेंट से फॉरवर्ड टेंजेंट की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाला एंगल जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है, जिसको φ1 से डिनोट किया है। और जितना डिफ्लेक्शन एंगल क्रिएट होता है उतना ही हम सेंटर ऑफ एंगल होता है हमारा। तो मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ एंगल φ1 बना दिया है, यहाँ भी φ1 बना दिया है, ये R1 है तो ये भी हमारी R1 हो गई। इस प्रकार से
इस कर्व के लिए। इसी प्रकार से सेकंड कर्व देख लेते हैं हमारे, जो हमने यहाँ से चेंजमेंट किया था कर्व की लेंथ को। तो ये हमने ये जो बनाया है एम पॉइंट से बी पॉइंट तक, इसका जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो देखिए यहाँ पे φ2 हो गया। ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये रेयर टेंजेंट, ये रेयर टेंजेंट हो गई, ये हमारी फॉरवर्ड टेंजेंट हो गई, ये एंगल बन गया हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। और डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हमारी सेंटर ऑफ का एंगल के इक्वलेंट होता है φ2 और φ2 हो गया यहाँ पे। इसकी रेडियस जो है वो r2 है, इसकी भी रेडियस ये वाली क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। इस प्रकार से ये हो जाती है। और मेनली हम देखा जाए तो जितना φ1 और φ2 है उनका समेशन करेंगे तो हमारा जो एंगल जो है डिफ्लेक्शन एंगल वो φ इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 जो डिफ्लेक्शन एंगल क्रिएट हो जाएगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट, अब देखिए अब इन दोनों कर्व के अगर बात करें तो यहाँ से ये रेयर टेंजेंट हो गई, ये फॉरवर्ड टेंजेंट हो गई, जहाँ मिलती है इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्शन एंगल बनता है अल्फा, जो हमारे डायग्राम में दे रखा है। और इस प्रकार से हम इसको कंपाउंड कर्व को डिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसा कि एक मेन इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखने वाली क्या है कि देखिए डिफ्लेक्शन एंगल दोनों कर्व के सेंटर एंगल के समेशन के बराबर होता है। और कॉन्वेक्सिटी जो है दोनों कर्व की एक दिशा में होती है, कॉन्वेक्सिटी दोनों कर्व की एक ही दिशा में होंगी। और डिफ्लेक्शन एंगल जो होगा वो इनका सम किया जाए तो वो φ के इक्वलेंट होगा। तो इस प्रकार से हमने जो है कंपाउंड कर्व पढ़ा है कि कंपाउंड कर्व क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। तो काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाती है इसमें कि डिफ्लेक्शन एंगल का समेशन कहाँ होता है, कॉन्वेक्सिटी दोनों की कहाँ होती है, और अल्फा जो हमारी कर्व जो होती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, दोनों की डायरेक्शंस क्या होती हैं। इस प्रकार से हम जो है इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ये ड्रॉ किया है। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कंपाउंड कर्व, ये हम पढ़ चुके हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व जो था, हॉरिजॉन्टल कर्व के जो 3 टॉपिक थे वो हमने अच्छे से स्टडी कर लिए हैं और अच्छे से हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और क्या क्या इनकी कंडीशन होती है, कौन कौन से इनके पॉइंट होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में आज जान लिया है। आज के लिए धन्यवाद।